हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है। और इसके लिए आप लोगों को मेरे साथ साथ बहुत ही औसम टीम आप लोगों को नजर आ रही होगी जो आप लोगों की प्रिपरेशन में आप लोगों की हेल्प कर रही है। तो फटाफट से आ जाइए, अपने को जबरदस्त अपनी तैयारी करनी है। और उससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना। फटाफट इस काम को करिए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, फटाफट से इस काम को करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए फटाफट से। ओके, और अभी तक हम लोगों ने सेल वाले चैप्टर के अंदर, या मैं यूं कहूं कि जो हमारा सेल बायोलॉजी वाला जो चैप्टर चल रहा है, इसमें हम लोगों ने अभी तक ओनली 3 क्लासेस ली हैं। आज हमारी चौथी क्लास है। इस चौथी क्लास के अंदर हमें फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस को देखना है। इसके अलावा सेल ऑर्गेनल्स को देखना है कि जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म में कौन कौन सा सेल ऑर्गेनल होते हैं, और उनको अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, आगे बढ़े फटाफट से। चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। तो आप लोगों को क्या करना होगा वो ये कि गूगल प्ले पे जाने के बाद में टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों के लिए जो पाथ यहाँ पे दिया हुआ है t.me/ttb009, ये क्लास 9th के लिए है। आप जैसे ही यहाँ पे जाएंगे तो आप लोगों के लिए बेटा यहाँ पे जो सैंपल पेपर्स हैं, डीपीपी हैं, आप इजीली उनको एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस जबरदस्त कर सकते हो। ओके, सिंपल सी बात है, t.me/ttb009। ओके, ये चीज आप लोगों को करना है। ओके, टेलीग्राम को डाउनलोड, मतलब जिसे हमारा जो व्हाट्सएप होता है एप्लीकेशन, उसी तरीके से टेलीग्राम भी सिंपल सा होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, आप इजीली उसको कर सकते हो ऑपरेट। ओके, और भी जबरदस्त तैयारी करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे आना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, यहाँ पे 6 क्लास के लिए बना हुआ है, लेकिन आपको अपने रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना है, जिसमें आप लोगों को मिलने वाला है ये सब कुछ। हम ये कह सकते हैं स्टडी मटेरियल है, इसके अलावा लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स हैं। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप सेकंड नंबर के पेज पे आ चुके होंगे, और यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाली है प्राइस डिटेल्स। अब इस प्राइस डिटेल में आप लोग 30% का लाभ उठा सकते हो। उस लाभ को उठाने के लिए आप लोगों को यूज करना होगा मेरा कोड, जो कि है VR Live। जैसे आप इस कोड को अप्लाई करोगे तो 9000 में से 30% डिस्काउंट होने के बाद में जो पेबल अमाउंट होता है वो होता है 6300। जैसे आप बाय पैकेज पे क्लिक करते हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार जो आपको ठीक लगे आप अपनी सुविधा से अपना पेमेंट कर सकते हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इन नंबर पे कॉल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े फटाफट से। जो आज हम देखने वाले हैं, देखिए हम लोगों ने न्यूक्लियस पिछली क्लास में देख लिया था, लेकिन थोड़ा सा अपन आज और डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। वैसे तो हमारे न्यूक्लियस के फंक्शंस बचे हुए हैं, है ना। साइटोप्लाज्म को देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इन सब चीजों को अपन आज डिस्कस करेंगे। चलें आगे फटाफट से देखते हैं। तो उससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, कार्डिनल प्रॉमिस, फटाफट से इसको करिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। फटाफट से करिए। आज मेरी गर्दन में थोड़ा सा दर्द है, मतलब थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा दर्द है, इस वजह से इधर उधर मूव नहीं हो पा रही है। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. Okay? I hope हो गया होगा बेटा। आज जो अपन कवर करेंगे, साइटोप्लाज्म क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इन सभी को कवर करने वाले हैं। फटाफट से देखते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ में नए जुड़े हैं आज, उन लोगों के लिए सेल के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, वो ये कि रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। ओके, किसने की थी, रॉबर्ट हुक साहब ने जो है सेल की डिस्कवरी की थी बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस लिखे थे, एक मिनट, जो उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस लिखे थे वो कौन सी बुक में लिखे थे, उन्होंने लिखे थे माइक्रोग्राफिया के अंदर। किसके अंदर लिखे थे, माइक्रोग्राफिया के अंदर लिखे थे। ओके, माइक्रोग्राफिया में जो भी उन्होंने सेल की डिस्कवरी की, उस टाइम पे उनको जो जो चीजें लगी, उतने ऑब्जर्वेशन उन्होंने माइक्रोग्राफिया के अंदर लिख दिए।
नेक्स्ट हम बात करें, दो साइंटिस्ट हुआ करते थे, एमजे स्लाइडेन एंड टिसवान। उन दोनों ने क्या किया, सेल थ्योरी को दिया। ओके, सेल थ्योरी के बाद में लेकिन एक क्वेश्चन था जिसका जवाब नहीं दे पाए थे, वो था कि सेल अराइज कहां से हो रही। तो उस सेल का जवाब या फिर उस क्वेश्चन का जवाब दिया था रुडोल्फ विर्चो ने, ओमनिस सेलुला एसेलुला करके। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में मॉडर्न सेल थ्योरी आती है। मॉडर्न सेल थ्योरी के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सेल के टाइप, प्रोकैरियोटिक क्या होती है, यूकैरियोटिक क्या होती है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। डिफरेंस भी आप लोगों को मैं बता चुका हूं। यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर के बना हुआ है, और लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटोन वन लीeuwenhoek ने की है। एंटोन वन लीeuwenhoek को और क्या कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। उसके बाद में हम देखते हैं सेल शेप। ओके, सेल साइज क्या होती है, सेल शेप क्या होती है, इनके बारे में अपन देखने वाले हैं। तो लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल, और हम ये कह सकते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है। तो ये सभी सेल्स के बारे में आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। फटाफट से एक बार अपन लोग देख लेते हैं। ओके, सेल शेप के बारे में अगर मैं बात करूं तो डिस्कोइडल शेप होती है, स्पर्म सेल होती है, ओवम सेल होती है। ये छोटी से छोटी सेल, मतलब इनकी साइज और इनकी जो शेप है वो डिफरेंट हो सकती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। मैंने आपको सेल वॉल के बारे में बता दिया है। सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होगी, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन की अगर अपन बात करें तो क्या होती है, ओनली एनिमल सेल के, सॉरी एनिमल और प्लांट सेल दोनों के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। चलें आगे देखिए। फिर हम लोगों ने देखा था हमारा कि सेल मेम्ब्रेन से जो लिविंग थिंग्स होते हैं ये किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो हमने दो चीजों को डिस्कस किया था, एक होता है ऑस्मोसिस, एक होता है डिफ्यूजन। फटाफट से डिफ्यूजन को देखिए। ऑस्मोसिस को मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, फटाफट से देखते हैं। ओके, फिर हम लोगों ने जो देखा था वो था न्यूक्लियस के बारे में, ब्रेन ऑफ द सेल, और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ओके, आज जो अपन हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, फटाफट से देखिए। चले आगे बढ़े। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने न्यूक्लियस को तो डिस्कस कर लिया था, लेकिन फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, है ना। अब न्यूक्लियस के क्या क्या फंक्शंस होंगे फटाफट से एक बार देखिए। देखिए, द न्यूक्लियस इज द मेन कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है कि भाई जो सेल, जो न्यूक्लियस होता है वो सेल का क्या होता है, ब्रेन होता है। हम ये कह सकते हैं कि ब्रेन ऑफ द सेल इज नोन एज न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इट प्लेज अ मेजर रोल इन सेल डिवीजन। जो सेल का डिवीजन होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किसका होता है, वो होता है न्यूक्लियस का। ऑल द सेल अंडरगो सेल डिवीजन टू फॉर्म न्यू सेल्स। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नई सेल बनाने के लिए हमें, या कोई भी नई सेल जो अराइज हो रही है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से हो रही है, तो सिंपल सी बात है उस सेल का क्या होगा, डिवीजन होगा। अब ये डिवीजन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है बेटा। एक होता है हमारे पास में, एक होता है हमारे पास में, मैं बता देता हूं आप लोगों को, एक है हमारे पास में माइटोटिक या माइटोसिस सेल डिवीजन, दूसरा होता है हमारे पास में मियोसिस या मियोटिक सेल डिवीजन। ये दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें माइटोसिस और माइटोटिक सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन द सोमेटिक सेल्स, मतलब हमारी बॉडी पार्ट पे ही होगा। कौन सा वाला, माइटोसिस की अगर अपन बात करें, जैसे कि हमारी चोट वगैरह लग जाती है तो उस चीज को रिकवर करने के लिए कौन सा वाला सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस या माइटोटिक। ओके, लेकिन अगर अपन बात करें रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस में, तो रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस में कौन सा होगा, मियोसिस होगा बेटा। कौन सा होगा, मियोसिस होगा। फटाफट से देख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे अपन। क्लियर है, लिख लीजिए। हो गया,
The nucleus is the main controlling center of the cell. It plays a major role in cell division. All the cell undergo cell division to form new cell. The cell division is basically of two types. फर्स्ट होता है हमारे पास में माइटोसिस या माइटोटिक सेल डिवीजन. सेकंड होता है हमारे पास में मियोसिस या मियोटिक सेल डिवीजन. अगर माइटोसिस के बारे में बात की जाए या माइटोटिक सेल डिवीजन के बारे में बात की जाए, इट टेक प्लेस इन द सोमेटिक बॉडी. सोमेटिक सेल्स are the cells which are not concerned with the fertilization process of sexual reproduction. This cell division is mainly responsible for growth of the organism. तो हमारी जो ग्रोथ हो रही है, हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके पीछे कौन सा सेल डिवीजन है? सिंपल सी बात है, माइटोसिस या माइटोटिक सेल डिवीजन है. ओके, नेक्स्ट हम बात करें मियोसिस के बारे में. तो मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है ये किस प्रोसेस में होगा या किस पीरियड के टाइम पे होगा? तो ये होता है रिप्रोडक्शन वाले टाइम पे. ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स का क्या होगा बेटा? फर्टिलाइजेशन होगा, फॉर्मेशन होगा. ओके, तब जाकर के क्या होगा, एक नई सेल अराइज होगी, मतलब न्यू बेबी बोर्न होगा. क्लियर? तो ये डिफरेंस है दोनों में. और माइटोसिस जो होता है हमारे जीवन काल में चलता रहता है. ओके, क्योंकि हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारा डेवलपमेंट निरंतर बना हुआ है. एक बार बताओ, हमारी बॉडी के अंदर सेल वगैरह जो होती है वो डैमेज वगैरह हो जाती हैं, तो उसको रिकवर करने का काम, तो ये प्रोसेस तो रेगुलर हो रहा है ना हमारी बॉडी के अंदर, है ना. लेकिन अगर अपन रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस की बात करें तो ये नहीं होता है रेगुलरली. ओके, आगे बढ़े. ये है फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस का बहुत अहम रोल होता है बॉडी के अंदर या सेल के अंदर, क्योंकि जो भी कंट्रोल करने का काम है, ऐसा थोड़ी ना कि हमारे कहीं पर लग गई है तो वहां से अगर ब्लड निकल रहा है तो वो ब्लड निकलता ही रहेगा. तो उस चीज को रिकवर करने का जो काम है, या फिर हम ये कहें कि उस चीज को रिपेयर करने का जो काम है, या वहां पे जो नई सेल बनकर के आई है, एक बार बताओ हमारे कहीं पे चोट लग जाती है तो वापस से वो स्किन वैसी की वैसी हो जाती है ना. तो सिंपल सी बात है, क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है. और इसमें कौन सा सेल डिवीजन होता है? माइटोसिस होता है या माइटोटिक सेल डिवीजन होता है. क्लियर है? माइटोटिक सेल डिवीजन क्लियर हो गया होगा बेटा. आगे बढ़े. देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म. देखो, जो सेल होती है हमारी, और सेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, या जेली लाइक जो सब्सटेंस, जो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म. सिंपल सी बात है. ओके, और जेली लाइक सब्सटेंस होता है बेटा जो हमारी बॉडी के, हमारी जो सेल है, उस सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके लिए पाथ प्रोवाइड करने का काम करता है. क्या करवाता है? पाथ प्रोवाइड करता है. और जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारी की सारी जो सेल ऑर्गेनल्स होती हैं वो इसी के अंदर रहती हैं. फटाफट से देखिए, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, फटाफट से देखो. साइटोप्लाज्म इज अ लिविंग कलरलेस सेमी लिक्विड होमोजेनस सब्सटेंस. It occupies a major part of the cell and constantly moving. It is limited on the outside of the cell by the cell membrane. About 90% component of cytoplasm is water. अगर 90% की अपन बात करें, जो जेली लाइक सब्सटेंस है इसमें 90% तो वाटर है, और बाकी जो बचा हुआ है वो क्या होगा? एमिनो एसिड है, विटामिन्स हैं, एंजाइम्स हैं, फैट्स हैं एंड कार्बोहाइड्रेट है. फटाफट से लिख लीजिए. हो गया. जो जेली लाइक सब्सटेंस होगा उसे कहा जा रहा है साइटोप्लाज्म. भाई सेल के अंदर है, सेल के अंदर कोई वोटरी सब्सटेंस है. ओके, उसको हमने क्या कहा है? साइटोप्लाज्म कहा है. फटाफट से देख लीजिए, लिख लीजिए इसको. It contains many specialized living cell organelles. Each organelle perform a specific function. The part of cytoplasm excluding
द सेल ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड साइटोसोल। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा बेटा। द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग द सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड साइटोसोल। मतलब जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं, समझ रहे हो आप, उनको हटाने के बाद, साइटोप्लाज्म को एक्सक्लूड करने के बाद जो सेल ऑर्गेनल ही बची हुई हैं, उन्हें कहा, उस पार्ट को कहा जाएगा साइटोसोल। इट ऑल्सो कंटेन नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन विच आर नोन एज एर्गेस्टिक बॉडीज। ओके, उसे क्या कहा जाएगा? एर्गेस्टिक बॉडी। द सेल इंक्लूजन इंक्लूड रिजर्व फूड मटेरियल लाइक स्टार्च ग्रेन, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, फैट ड्रॉपलेट्स etc. and excretory and secretory products such as oil, alkaloids, resin, gums and latex। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, प्लास्टिड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वैक्यूल्स क्या होते हैं? प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और पैरोक्सिसोम्स क्या होते हैं? एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लीजिए बेटा फटाफट से। क्लियर है? ये वाली डेफिनेशन जरूर लिख लीजिएगा आप। साइटोसोल, व्हाट इज साइटोसोल? द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग, द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग द सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड साइटोसोल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट। अब आप लोगों को यहाँ पे एनिमल सेल और प्लांट सेल की एक इमेज नजर आ रही होगी, या हम ये कहें कि एक आपको फ्लो चार्ट नजर आ रहा है। इस फ्लो चार्ट को देखिए एक बार, क्योंकि हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ये जो फ्लो चार्ट है, ये ओनली एनिमल सेल और प्लांट सेल के बेसिस पे बताया गया है। देखिए फटाफट से। देखिए वहां पे भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। कहां पे? एनिमल सेल के अंदर। प्लांट सेल की अगर बात की जाए तो प्लांट सेल के अंदर भी क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म, है ना। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, किस किस को कंटेन कर रहा है, ये देखिए आप। अरे भाई एक बार बताओ, अगर एनिमल सेल की मैं बात करूं तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या है? पैरोक्सिसोम्स हैं। एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूं इसका। देखिए क्या है? पैरोक्सिसोम्स है, सेंट्रियोल है। सीन ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे उस टाइम पे हमें सेंट्रियोल नजर आएंगे। क्लियर? नेक्स्ट हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब आप कहोगे सर न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना बेटा। एक बार बताओ, न्यूक्लियस तो होगा ही सही, क्योंकि बिना न्यूक्लियस के तो ये सभी अपना काम कर ही नहीं पाएंगे, तो उनको कोई ना कोई तो ऑर्डर देने वाला होना चाहिए ना, है ना। प्लांट सेल की अगर अपन बात करते हैं तो प्लांट सेल के अंदर भी क्या होता है? साइटोप्लाज्म। और इनमें क्या होते हैं? वैक्यूल्स। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि चाहे कितनी भी आंधी आए, कितना भी तूफान आए, कितना ही पानी गिर जाए, और पानी गिरने के बाद में प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? उनकी जो शाखाएं होती हैं, उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो बहुत भारी हो जाती होंगी, है ना, लेकिन फिर भी वो आंधी तूफान में खड़े रहते हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई ना कोई तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, कोई ना कोई तो उनको रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। वैक्यूल्स हैं, प्लास्टिड हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, प्रोटीन की जरूरत हर किसी को होती है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। फटाफट से देखिए। क्लियर?
फटाफट से एज इट इज फ्लो चार्ट बना लीजिए बेटा, ताकि दिक्कत ना रहे। एनिमल सेल के अंदर क्या क्या रहेगा और प्लांट सेल के अंदर क्या क्या रहेगा। ओके, बहुत जबरदस्त पेनिंग हो रहा है, बहुत जबरदस्त। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो हमने अभी फ्लो चार्ट देखा है, उस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एनिमल सेल के बारे में देखते हैं अपन लोग। एक बार बताओ, जो बाहर की तरफ आपको बाउंड्री नजर आ रही है, जो बाहर की तरफ आपको बाउंड्री नजर आ रही है, इसको मत देखिएगा। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे दे लिया तो इसका डायग्राम आप लोगों को यहीं पे नजर क्लियर हो जाएगा, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। बाहर की तरफ जो आपको बाउंड्री नजर आ रही है उसे क्या कहा है हमने, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या बताइए फटाफट से, प्लाज्मा लेमा। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल तो होती नहीं है, हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। तो जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है उसे क्या कहा जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाएगा। अब जस्ट इसके अंदर अगर हम चलते हैं तो अंदर जाने के बाद में आप लोगों को कुछ नजर आ रहा होगा यहाँ पे। अब ये जो आपको चीज नजर आ रही है, बात को समझिएगा, ये जो चीज आपको नजर आ रही है, ये जो चीज आपको नजर आ रही है, इसमें कोई ना कोई फ्लूइड होगा, और उस फ्लूइड को हमने क्या कहा है, बताइए फटाफट। उस फ्लूइड को हमने कहा है साइटोप्लाज्म। इसमें नहीं दिया हुआ है क्या, कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। देखो इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको क्या कहा जाएगा बेटा, साइटोप्लाज्म कहा जाएगा। जस्ट अभी हम पढ़ के आए ना, क्या कहा जाएगा, साइटोप्लाज्म कहा जाएगा। एक मिनट, क्या कहा जाएगा, साइटोप्लाज्म कहा जाएगा। ओके, अब ब्रेन ऑफ द सेल नोन एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमने 4 पार्ट पढ़े थे, ध्यान हो तो आप लोगों को। एक होता है एनवेलप, बाहर की तरफ जो उसकी बाउंड्री होगी, और उसके पोर्स के बारे में हम लोगों ने देखा था। और इसके मिड में भी एक आपको पता होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोलस। ओके, अब हम बात करते हैं इस न्यूक्लियस के साथ में जो चीज आपको अटैच है वो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है स्मूथ और दूसरा होता है रफ। एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में हम बात करते हैं गोल्जी अपैरेटस की। क्लियर। नेक्स्ट, अगर सेल के अंदर किसी तरह के डैमेजेस वगैरह होंगे तो उसको कंट्रोल करने का काम लाइसोसोम का होगा। और जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो कहां हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्लियर। वेसिकल्स वगैरह प्रेजेंट है यहाँ पे। सेंट्रियोल के बारे में हम लोग देख करके आए हैं। ओके, अब अपन बात करते हैं फटाफट से प्लांट सेल के बारे में। तो प्लांट सेल के बाहर की जो लेयर होती है उसे कहा जाता है सेल वॉल, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है प्लांट्स में क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और अंदर वाली मेम्ब्रेन को क्या कहा जाएगा, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाएगा। इनमें क्या होता है, वैक्यूल्स की साइज कुछ बड़ी होती है, इस वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सा शिफ्टेड होता है। ओके, ये क्या है, न्यूक्लियस है। ओके, और इसमें भी क्या होगा, वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होंगे, गोल्जी अपैरेटस होगा, क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ओके, राइबोसोम्स तो जरूरी है ही सही, फटाफट से देख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, भाई पावर तो चाहिए ना, एक बार फटाफट इसका डायग्राम बना लीजिए बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन दोनों के अंदर जो प्रेजेंट होगा वो है साइटोप्लाज्म। भाई दोनों के अंदर कॉमन है ना, हमने देखा ना अभी जैसे से पहले जो हमने ये फ्लो चार्ट देखा है, तो साइटोप्लाज्म यहां पर भी है, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो, साइटोप्लाज्म तो दोनों के अंदर है। उसी के बेसिस पे यहाँ पे आप लोगों को ये पूरा का पूरा डायग्राम नजर आ रहा होगा।
देखिए फटाफट से, एनिमल सेल और प्लांट सेल। जो आपको लेफ्ट साइड में नजर आ रही है वो है एनिमल सेल, और जो आपको राइट साइड में नजर आ रही है वो है प्लांट सेल। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात करते हैं। अब ये सेल ऑर्गेनल हम लोग देख करके तो आए हैं, देखिए जस्ट अभी हम लोगों ने सभी की सेल के बारे में भी डिस्कस किया, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, दोनों के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा हमने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में भी डिस्कस किया। लेकिन यहां पे आप लोगों को और भी जबरदस्त डायग्राम नजर आ रहे होंगे कि किस तरीके से इसके अंदर प्रेजेंट होगी। ओके, देखिए गोल्जी अपन अगर बात करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो स्मूथ वाली जो है देखिए बस कुछ नहीं है, एक इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। अब जो ये ट्यूब है, इस ट्यूब के ऊपर कुछ डॉटेड प्रेजेंट है, देखिए यहाँ पे ये डॉट वगैरह प्रेजेंट आपको, तो ये डॉट है क्या, ये है राइबोसोम। ओके, तो इसे कहा जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसको कहा जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ओके, अब राइबोसोम की अपन बात करें तो राइबोसोम इज आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। क्लियर? न्यूक्लियस की अगर मैं बात करता हूं तो न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में गोल्जी अपैरेटस, इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर्स होती है बेटा, एक बार देख लीजिएगा आप, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर अपन बात करें तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। क्लियर? सेंट्रियोल की बात करें, ये सेंट्रियोल है। वैक्यूल की साइज आप लोगों को पता है इसी कि प्लांट्स के अंदर कुछ ज्यादा बड़ी होती है। ओके, लाइजोसोम हो जाएगा, और ये सेल मेम्ब्रेन, आप लोगों को पता है ना, सेल मेम्ब्रेन हम पढ़ के आए हैं, जिसके अंदर प्रोटीन वगैरह जो इस तरीके से होते हैं, देखिए ना, ये इसकी टेल है, ये सिंगर और निकोलसन ने दिया था ना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फटाफट से देखो, और साइटोस्केलेटन फटाफट से देख लीजिए, फिर इसके डायग्राम को बना लीजिए बेटा फटाफट से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना है, क्योंकि हम एक एक डायग्राम को आगे देखने वाले हैं। ओके, अभी तक हम लोगों ने न्यूक्लियस को देख लिया है, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर्स को देख लिया है, न्यूक्लियर पोर को देख लिया है, क्रोमेटिन फाइबर्स को देख लिया है। ओके, हो गया? चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। देखिए अभी तक हम लोगों ने सेल के अंदर दो चीजों को डिस्कस किया है, एक तो हमने डिस्कस किया है न्यूक्लियस और एक हमने डिस्कस किया है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म हो चुका है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म हो चुका है। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल आ रहा है या सेल ऑर्गेनल आ रही है वो है हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर मैं आप लोगों से कहूं तो इसको डिस्कवर या इसको ऑब्जर्व किया था कोलिकर ने, और इसका जो नामकरण संस्कार किया था वो किया था बेंडा ने। किसने? बेंडा ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन ऑल एरोबिक यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जैसा कि आप लोगों को पता है एरोबिक रेस्पिरेशन हम लोग जानते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जिसके अंदर मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जहां पे ऑक्सीजन हो, जहां पे ऑक्सीजन की मात्रा हो। ओके, तभी तो फूड का ऑक्सीडेशन होगा, और फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और आप लोगों को पता है कि एनर्जी कहां प्रोड्यूस होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही तो होती है। ओके, और किसके फलस्वरूप हो रही है? एरोबिक रेस्पिरेशन के फलस्वरूप हो रही है। फटाफट से इसको लिख लीजिए एक बार, फिर आगे देखेंगे अपन इसकी स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लिख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया वो फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कोलिकर। कोलिकर ने इसको ऑब्जर्व किया था और उसका नामकरण संस्कार बेंडा ने दिया था। ओके, लिख लीजिए। देखिए अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर के बारे में।
टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आगे इसका फोटो आ जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, फोटो ही तो देखना है हम लोगों को, है ना, फोटो को लेकर के टेंशन मत लो। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया आर रोड शेप, एक रोड होती है ना उसकी जैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड पोरस, द इनर मेम्ब्रेन इज थ्रोन इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब उसके अंदर की जो स्ट्रक्चर होती है हमारी जैसे फिंगर है ना वैसे प्रोजेक्शन होते हैं, ताकि अब एक बार बताइए जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, एक मिनट इधर आ रहा है क्या, हाँ, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ना इन्हें कहा जाता है क्रिस्टी। क्या कहा जाएगा? क्रिस्टी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इनको? क्रिस्टी कहा जाएगा। क्लियर? अब एक बार बताओ, द क्रिस्टी प्रोवाइड द इंक्रीज सरफेस एरिया। जो ये क्रिस्टी होती है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इसके अंदर, वो क्या करते हैं? इसके अंदर इसका सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं, ताकि मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज हो वो इजीली यहां पे हो जाएं। ठीक है, मोर सफिशिएंट या मोर एफिशिएंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टू टेक प्लेस, द माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एंजाइम्स कैटालाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन हो रहा होता है तो आप लोगों को पता है कि हमारा जो फूड है C6H12O6, इसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो वही तो चीज यहां पे लिखी हुई है, बायोकेमिकल रिएक्शन होती है। ओके, और जिसके फलस्वरूप क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्लियर? फटाफट से देखिए, द माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ऑन डीएनए। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद का डीएनए होता है, नॉन एज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। लिख लीजिए फटाफट से। लोकेशन की अगर अपन बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। कहां मिलेगा? जो सेल का साइटोप्लाज्म वाला पार्ट होता है वहीं पर ही माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिलेगी। ओके, लिख लिया? देखिए फटाफट से, ये देखिए, ये रोड शेप है ना, ये एक रोड की तरह नजर आ रही होगी आपको, एक रोड शेप होती है। ठीक है, फंक्शंस की अगर अपन बात करते हैं फटाफट से एक बार देख लीजिए। फंक्शंस की अगर अपन बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड साइट फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सिंपल सी बात है, जो रेस्पिरेशन हम कर रहे हैं उस रेस्पिरेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। द सेल यूज दिस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग सेल्यूलर फंक्शंस। बिल्कुल सही बात है, सेल्यूलर फंक्शंस को करने के लिए इस एनर्जी का यूज किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। दिस स्पेशल enzymes and substance help in generation of energy in the form of ATP। किसकी फॉर्म में? ATP की फॉर्म में। और ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया also regulate the calcium ion concentration in the cell by storing them and releasing them as per the need। कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को भी क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। जैसे उनको अगर मान लीजिए जरूरत रहेगी तो वो रिलीज कर देंगे। क्लियर? फटाफट से एक बार देख लीजिए। अब देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी कैसी मेम्ब्रेन होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। बाहर वाली कैसी मेम्ब्रेन है? बाहर वाली मेम्ब्रेन आप लोगों को नजर आ रही होगी इस तरीके से, सिंपल। ठीक है, और अंदर वाली जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हमने क्या कहा है? क्रिस्टी कहा है। क्या कहा है? क्रिस्टी कहा है। अब ये जो क्रिस्टी होती है ये क्या करती है? इसके अंदर के सरफेस एरिया को बढ़ा देगी ताकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म हो। ओके, और यहाँ पे F0 और F1 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, इसका खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और मैट्रिक्स होगा इसके अंदर। क्लियर? और दो मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को क्या कहा जाएगा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाएगा। फटाफट से लिख लीजिए। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ओके,
रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, और उसके फलस्वरूप क्या बनेगा, या उसके रिजल्ट की अगर अपन बात करें तो क्या बन रही है, एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है? चलें आगे। साइटोप्लाज्म हो गया है, और अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब ये बताओ, मैंने आप लोगों को जब न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करवाई थी, या न्यूक्लियस के बारे में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो न्यूक्लियस के पोर होते हैं, उन पोर से जो स्ट्रक्चर्स अटैच होती है, जो स्ट्रक्चर लगी हुई होती है, उसे कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम, या हम बात करें टाइप्स के बारे में, तो दो टाइप की होती है। एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे SER भी कहा जाता है, और दूसरी होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इनकी जो सरफेस है, इनकी जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री पे क्या प्रेजेंट होते हैं, उस बाउंड्री पे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम। और राइबोसोम की जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है वहां पे, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। क्लियर? देखिए फटाफट से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन विच इज कॉन्टिन्यूअस विद न्यूक्लियर एनवलप। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो सबसे पहले, अगर हम कहें माइक्रोस्कोपी, अगर इसकी जो इमेज को देखा गया था, वो किसने देखा था, गार्नियर ने देखा था। किसने देखा था, गार्नियर ने देखा था। क्लियर? और उन्होंने इसका जो नाम दिया था, वो दिया था एर्गास्टोप्लाज्म। क्या दिया था, एर्गास्टोप्लाज्म। क्लियर है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आप लोगों ने लिख लिया होगा। स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें, तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लार्ज नेटवर्क ऑफ फ्लूइड फील्ड इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। भाई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। अरे यार, मैंने आप लोगों को नहीं बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले, देखो ना, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं है क्या, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही तो है। क्लियर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो कैसी होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। दीज ट्यूबुलर आर डबल वॉल मेम्ब्रेन। देखिए न्यूक्लियस की जब हमने स्टडी की थी, तो वहां पे भी हमने क्या देखा था, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी कैसी स्ट्रक्चर होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। अब हम देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कैसी स्ट्रक्चर है बेटा, वो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। द स्पेस आर फिल विद अ फ्लूइड इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। इट इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, नेमली सिस्टरली सॉरी देखिए इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो क्या होंगे, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। अब आप लोगों को समझ में आ नहीं रहा होगा कि सर ये सिस्टर्नी क्या है, ये वेसिकल्स क्या है, ये ट्यूब्यूल्स क्या है। मैं कह रहा हूं सब्र रखो, अभी सब आगे आ जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। द वेसिकल आर suck-like structures, cisternae are flattened suck-like structure which are parallelly arranged. The tubules are irregularly lobed structure. ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is 2 types. एक होती है हमारे पास में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब फटाफट से एक बार अपना आते हैं, फटाफट से देखिए ये राइबोसोम्स हैं। देखो बेटा आप लोगों को यहाँ पे जो नजर आ रहा होगा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसे कहा जाता है सिस्टर्नी। ओके, अब ये जो एग लाइक स्ट्रक्चर्स होती है इन्हें कहा जाता है वेसिकल्स। क्या कहा जाएगा, वेसिकल्स। और देखिए ये ट्यूब है, ये भी तो ट्यूब लिखी, इन्हें कहा जाता है ट्यूब्यूल्स। और देखो यहाँ पे बिल्कुल पैरेलल अरेंज है,
ओके, इसे कहा जाएगा सिस्टर्नी। और ये जो एग लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रही है ना आपको, छोटे 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 छोटे, इन्हें कहा जाता है वेसिकल्स। और ये जो आड़ी टेढ़ी आपको ट्यूब नजर आ रही है, इन्हें कहा जाएगा ट्यूब्यूल्स। ओके, फटाफट से देखिए। फिर लोकेशन की बात करते हैं अपन, फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया भी कहां मिला था, साइटोप्लाज्म के अंदर। या फिर मैं बात करूं न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस भी कहां मिला था, साइटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट हम जो देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी कहां मिलेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर मिलेगा। और दोनों, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, दे आर कॉन्टिन्यूअस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन द आउटसाइड एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑन इनसाइड। देखो अंदर की तरफ अगर हम बात करें तो किसके साथ में अटैच रहेगी, न्यूक्लियस के साथ में। और बाहर से देखा जाएगा तो अंदर की तरफ रहेंगे, मतलब हम ये कह सकते हैं जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर रहेगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं फटाफट से। यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा एक माइक्रोस्कोपिक इमेज नजर आ रही है बेटा आपको, फटाफट से देखिए इसको एक बार। एक तरीके से ये प्लांट सेल है जिसको लिया गया है। ओके, और इस प्लांट सेल को एक माइक्रोस्कोपिक इमेज है ये। ओके, ये न्यूक्लियस के साथ में अटैच्ड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अलावा लाइसोसोम है। क्लियर? एक्चुअल में इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है जैसा कि हम बनाते हैं ना इसको, वैसा। फंक्शंस पे आते हैं फटाफट से। ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस से जो चीज अटैच्ड है आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इस तरीके से अटैच ना, इसे कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और पीछे की तरफ देखिए, इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी डॉटेड नजर नहीं आ रहे, इसे कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी ये जो डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, ये डॉट वाले जो चीजें हैं, इन्हें क्या कहा जाएगा, इन्हें कहा जाएगा राइबोसोम। क्या कहा जाएगा, राइबोसोम। तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, फटाफट से अपन देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड अ सपोर्टिव फ्रेमवर्क फॉर द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेस टू टेक प्लेस। बिल्कुल सही बात है। इट फॉर्म एन इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर द सेल। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए तो ये किसके लिए होते हैं, लिपिड्स के लिए होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, देयर आर many other structural and functional variation between smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum। बेटा इसका फटाफट से डायग्राम बना लीजिए आप चाहें तो, और फटाफट से इसके फंक्शंस तो लिखने ही हैं। ओके, क्योंकि जब आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 गूगल क्लासरूम पे जब आपका होमवर्क मिलेगा तब आप लोग इजीली इनको सॉल्व कर सकोगे। ओके, तो हमारे अभी तक सेल के अंदर की बात करें तो सेल के अंदर हम लोगों ने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस कर लिया है। तो आप लोगों को एक बार फिर से इसका रिवीजन करना है। क्लियर? अब लोकेशन की अपन बात करते हैं, फटाफट से देखते हैं इसकी लोकेशन कहां होगी। देखिए आप लोग फटाफट से। अरे भाई एक बार बताओ, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जैसा कि आप लोगों को पता है, ओके, अब ये राइबोसोम के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दी जा रही, ताकि वैसे तो हम राइबोसोम को आगे जाकर के पढ़ेंगे, लेकिन इसकी जो यूनिट्स होती है, देखो प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होगा और यूकैरियोटिक के अंदर क्या होगा। देखिए प्रोकैरियोटिक के अंदर जो होते हैं वो 70s होते हैं, ये 5 नहीं है, ये 5 नहीं है, ये S है, ये 5 नहीं है, ये S है। ओके, तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके अंदर तो 70s टाइप के होंगे, और यूकैरियोटिक के अंदर किस टाइप के होते हैं, 80s टाइप के होते हैं। ओके, इसकी यूनिट है S। ओके, इनका फंक्शन क्या होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, प्रोटीन फैक्ट्री होगा तो प्रोटीन को सिंथेसिस करेंगे, सिंपल सी बात है।
द टू सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आर असाइंड वैल्यू नोन एज सेडबर्ग वैल्यू। क्या कहा जाएगा? सेडबर्ग वैल्यू कहा जाएगा, जिसको डिनोट किया जाता है एस से, इसीलिए इसके पीछे जो आता है वो एस आता है। ओके, क्लियर है? तो आप लोगों को एक बार इसका रिवीजन करना है फटाफट से, और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आप लोगों के लिए गूगल क्लासरूम पे बेटा आप लोगों के लिए होमवर्क प्रोवाइड किया गया है। आप लोगों को फटाफट से उस होमवर्क को देखना है और फटाफट उसका सबमिशन करना है। एक्सरसाइज नंबर 1 को आप इजीली कर सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्सरसाइज नंबर 1 बहुत सिंपल है। अगर आप लोगों ने इतना भी कर लिया तो मजा आ जाएगा। अगर उनके क्वेश्चंस को आप एक बार सोल्व करना स्टार्ट कर दोगे तो सोच करके देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ जाएगा। ओके, तो आप लोगों को क्या करना होगा? एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व करना होगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा। ओके, थैंक यू।